इफ़ यू आर अ जेई एस्पिरेंट दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि मेरी पूरी जर्नी कैसी रही और मुझे पछतावा हो रहा है कि नहीं पछतावा हो रहा है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉलेज मिल रहे हैं, आईआईटी और एनआईटी नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो में मैं अपनी पूरी गलतियों को बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी गलतियाँ की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप जेई एस्पिरेंट हो, ड्रॉप लेने वाले हो, या फिर तैयारी करना शुरू कर रहे हो, लक्ष्य बैच लेने वाले हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक ज़रूरी बात, तैयारी शुरू करने से पहले आप ये ज़रूर अपने मन में ठान लेना कि हाँ, तुम भी मतलब सेलेक्ट नहीं हो सकते हो और हो भी सकते हो। तो अगर ये बात तुम्हें बार बार याद आती रहेगी तो तुम मेहनत अच्छे से करते रहोगे। और हो सके तो अपनी एक डायरी डेली की लिखना शुरू करो। डेली एक पेज अपने बारे में, जो भी दिनचर्या आपका गुजरा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये रहे मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स कि मैं किन किन चीज़ों में अच्छा था। अगर मैं उसको परसेंटेज के हिसाब से कैटेगराइज करूँ तो फिर ये देखिए, यहाँ पर लिखा है डेली लेक्चर्स 90% मैंने देखा। अगर टेस्ट की बात करें तो मैंने 70% टेस्ट दिए। अगर रिवीजन की बात करें तो मैंने 90%, वो 50% रिवीजन भी किया। डिस्ट्रैक्शन कोई गर्ल या फिर सोशल मीडिया, नथिंग, मतलब 0%। स्लीप कट किया नहीं, ये भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। ओनली 10%, ऑलमोस्ट 0। और एम्बिशन मतलब जुनून कितना था, 80%। नोट्स बनाए, हाँ बिल्कुल डिटेल से नोट्स बनाए, और 90% नोट्स भी बनाए। फैमिली डिस्ट्रैक्शन कोई, हाँ 20% फैमिली डिस्ट्रैक्शन हुआ था मुझे भी, और सबको भी शायद होता होगा। टीचर डिपेंडेंट प्रॉब्लम नहीं, ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं थी, ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। इसमें से ये सभी मेरे प्लस पॉइंट्स ही हैं। तो टीचर डिपेंडेंट प्रॉब्लम ये मेरे लिए मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। मैं किसी भी टीचर से पढ़ लेता था, बस मुझे कंटेंट चाहिए होता था। तो फिर बात अब आती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, तो मैं इसको इधर बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरा बैच अप्रैल में शुरू हुआ था, और अप्रैल में जब शुरू हुआ तब मैंने अपना PWA बैच लिया था। और फिर मैं था हिंदी मीडियम से, और मैंने बैच लिया इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम जिसको नहीं पता है बता दूँ कि बोलते हिंदी में हैं लेकिन लिखते इंग्लिश में हैं। और मुझे शुरुआत के 5 महीनों में, यहाँ मैं अपने शुरुआत के 5 महीनों को ही बताया हूँ, सिर्फ पढ़ते रहना। मैंने सबसे बड़ी गलती शुरुआत के 5 महीनों में की थी कि सिर्फ पढ़ते रहना, मतलब अप्लाई नहीं किया उसका कहीं टेस्ट वगैरह नहीं दिया, सिर्फ पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। और जबकि एक दिन में सिर्फ 30 से 40% पढ़ना होता है, और बाकी 60 से 70% प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाना होता है और रिकॉल करने में लगाना होता है। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने ये नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ 5 महीने, बाकी तो अभी बहुत समय था, उसमें मैं सुधार सकता था। बट आई नो, मैं जानता था कि मैं सुधार सकता हूँ, बट आई डोंट नो वेयर इज़ गोइंग माई 5 मंथ। मेरे 5 महीने किधर चले गए यह मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो अब आता है, अप्रैल में मैंने शुरू किया, तो 5 महीने बाद सितंबर आ गया। अब सितंबर में मैंने रिकॉल डेली करना शुरू किया। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने लगा। जैसे मैंने सुबह उठा, सुबह मैंने अपने रिवीजन का टाइम रखा है, तो मैंने मतलब रिवीजन किया और उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाया। तो इसमें क्या होता था कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता था और ये बोरिंग लगने लगा मुझे। तो ये इसे मैंने सिर्फ 2 वीक के लिए किया, और मुझे पता ही नहीं चला कि ये अपने आप से कब छूट गया। फिर और यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स बनाता था वो सिर्फ अपने हिसाब से बनाता था, मतलब जो टीचर्स के शॉर्ट नोट्स होते थे उनको मैं देखता भी नहीं था, सिर्फ अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स जो मैंने 12th में किया था वही गलतियाँ यहाँ पर करने लगा। और टेस्ट वीकली देने लगा, लेकिन इसका सबसे निगेटिव पॉइंट ये था कि मैंने उसका एनालिसिस नहीं किया। यहाँ पर टेस्ट देना शुरू किया लेकिन यहाँ पर एनालिसिस नहीं किया। फिर सितंबर के लास्ट में मैंने RTS सीरीज़ कर लिया, मतलब रियल टेस्ट सीरीज PW से। इसका प्लस पॉइंट था कि मेरा सिलेबस कवर हुआ। अगर इसको मैं ना लेता तो शायद मेरा सिलेबस कवर ही नहीं होता, क्योंकि मुझे सेंटर पे जाना होता था, तो फिर पहले से ही कंफर्म होता था कि हाँ सेंटर पे जाना है तो सिलेबस कवर कर लो, नहीं तो फिर वहाँ पर जाएंगे तो सिलेबस ही कवर नहीं रहेगा, टेस्ट क्या देंगे। तो सिलेबस तो कवर हो गया, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी आया कि इसमें भी मैंने एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि मोबाइल मेरा हैंग कर रहा था उस टाइम पे। और उसमें PW में जो होता है कि जूम आउट जूम इन करने के लिए, मतलब उसमें सही से ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। कुछ भी समझ लो कि मेरे पास ज़्यादा सुविधा नहीं थी मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन से ठीक है एनालिसिस में किसी भी तरीके से कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। ये भी मेरी गलती है, और मुझे शायद पता नहीं था कि मैं गलती करते जा रहा हूँ। एग्ज़ाम प्रेशर,
हाई होने की वजह से कि मतलब जल्दी करीब आ रहा है, जनवरी में जेईई मेंस से करीब आ रहा है, तो इसकी वजह से सिलेबस कवर करने का मुझ पर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम प्रेशर आने लगा। फिर अक्टूबर और नवंबर शुरू हो गया और इसमें मैंने वीकली टेस्ट देना शुरू किया, मतलब वीक में एक बार, और सिलेबस कंप्लीट करने लगा और थोड़ा बहुत इसका एनालिसिस भी करने लगा। सिलेबस लगभग यहाँ तक मेरा 80% कंप्लीट हो चुका था। बाकी बचा हुआ सिलेबस मैंने दिसंबर में कंप्लीट किया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिछला रिकॉल जो यहाँ पर 5 महीने मैंने नहीं किया, वो मुझे बहुत उसकी नीड पड़ने लगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जब टेस्ट देता तो मुझे समझ में आता कि यार ये तो मैंने पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं भूल गया था। तो पिछला रिकॉल मेरा ऑलमोस्ट 0 था और सब टेस्ट ख़राब जा रहे थे मेरे यहाँ तक। और सबसे बड़ी मेन मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैंने क्लास 11th और 12th में कोई भी जेईई की प्रिपरेशन नहीं की थी। मतलब प्लान तो था, लेकिन मैं जहाँ पर भी हॉस्टल में रह रहा था वहाँ पर कोई भी ऐसा माहौल नहीं था, और मैंने सोचा कि चलो ड्रॉप लेकर कर लेंगे, सब लोग करते ही हैं। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सब लोग ड्रॉप लेकर जो तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर मतलब 90% वही बच्चे होते हैं जो 11th और 12th में कर चुके होते हैं तैयारी, तब वो ड्रॉप लेते हैं। मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने 11th और 12th में कोई भी तैयारी नहीं की और डायरेक्ट इंग्लिश बैच ले लिए ड्रॉप लेकर, जबकि मैं हिंदी मीडियम से था और मैंने इंग्लिश बैच ले लिया। और यहाँ पर 5th मंथ में मेरी एक प्रॉब्लम और थी कि नोट्स में बनाता था सभी, हर चीज़ में नोट्स में बनाता था। मतलब नोट्स जैसे टीचर ने कोई थ्योरी लिखाया, फिर क्वेश्चन लिखाया, फिर उसके बाद नहीं थ्योरी लिखाया, एग्जांपल दिया, क्वेश्चन लिखाया, तो मैं हर चीज़ लिख लेता था। और मैं इसलिए लिखता था, मुझे पता था कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए लिखता था कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, ये वाला डर मुझे हमेशा बना रहता था। और मैं नींद से बहुत परेशान आ गया था यहाँ पर इन 5 मंथ में। तो इसका सलूशन तो नींद का थोड़ा एक्सरसाइज करने से सही हो जाता था कभी कभी, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी सही नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने नोट्स बनाने में की थी, क्योंकि हर चीज़ लिखा, उसका समय भी गया, उसी वजह से रिवीजन नहीं कर पाया। तो सब समझ लो पूरा 5 मंथ पूरे तरीके से डेड हो गया। लेकिन एम्बिशन यहाँ पर पूरा बहुत हाई था, और यहाँ पर तो मैं बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर शुरू हो जाता है जनवरी में 21 तारीख से पेपर शुरू होने वाला था। 2026 की बात कर रहा हूँ, ये 2026 वाली बात है इस बार की। तो 21 से पेपर शुरू होने वाला था, मतलब मेरे पास अभी टोटल 20 दिन थे। तो 1 डे गैप करके मैंने टेस्ट देना शुरू किया, उसका एनालिसिस करना शुरू किया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्टली माई टाइम गोइंग टू रिकॉल, मतलब मेरा पिछला जो था वो सब रिकॉल नहीं किया था, तो इस वजह से पूरा समय मेरा रिकॉल करने में ही जाने लगा। और टेस्ट जो जा रहे थे वो भी बहुत पूरी तरीके से बैठ ही जा रहे थे। तो मेरी मिस्टेक्स जिनको मैं अपने मतलब उस ऑर्डर में लगाना चाहूँगा, तो सबसे पहले मैं लगाऊँगा कि इंग्लिश बैच खरीद लिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। उसके बाद मैंने रिकॉल नहीं किया। उसके बाद टेस्ट एनालिसिस नहीं किया। और अगर उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद नींद को रख लेते हैं, नींद से परेशान था। और फिर बस और आगे कुछ भी नहीं है। और मेरे सारे प्लस पॉइंट थे, मैंने प्लस पॉइंट अपने बता चुका हूँ कि कोई गर्ल डिस्ट्रक्शन नहीं था, सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन नहीं था, टीचर डिपेंडेंट प्रॉब्लम कोई भी नहीं थी। और बाकी यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की और स्ट्रेटजी जो मैंने अपनी टाइम पर बनाई थी अच्छी वो सब मैंने अपनी जो गलतियाँ बता दी है, बस इन गलतियों को नहीं दोहराना तुम। बस आपका टेस्ट और पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।